ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उस साइड दलाल स्ट्रीट। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं, लेकिन बहुत सही मौके पे हो रहे हैं। कल एक्सपायरी, और एक्सपायरी के पहले आखिरी आधे से एक घंटे में बाजार में एक शार्प डिक्लाइन आई। उसकी चर्चा करेंगे, कुछ बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस की चर्चा करेंगे, ऑप्शन चेन की, एफआईआई डेटा की, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और समझेंगे बाजार में क्या ओपिनियन है, क्योंकि बाजार में क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता। और इसी बात पे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो मात्र मेरी रिसर्च, मेरी एनालिसिस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसको किसी भी रूप और प्रकार में रिकमेंडेशन समझने की गलती ना करें। और दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है, कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक तो जरूर करें ताकि यूट्यूब की कृपा हम पे बरसे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है खबर? खबर है आज न्यूज पे, जब बाजार गिरा तो एक खबर की चर्चा तुरंत होने लगी कि आईटी सेक्टर के लिए कुछ खराब बात आ रही है। भाई वो आज दोपहर की खबर नहीं थी, बाजार गिरने के बाद न्यूज वाले इसको हाईलाइट कर रहे थे, सुबह इसकी बात नहीं कर रहे थे। पर अगर आपने सुबह का कोई भी अखबार पढ़ा होगा तो ये खबर ऑलरेडी सुबह सुबह छप चुकी थी। मतलब जब बाजार गिर गया तो इस खबर पे सारा आरोप थोप रहे हैं कि इसकी वजह से गिर गया। ऐसा कुछ नहीं है, सुबह ये खबर आ चुकी है। अब मैं इतना माहौल बना चुका हूं तो खबर है क्या? बहुत छोटी सी खबर है। क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा एक बिल लेके आता है और कहता है कि जितने भी लोग, जो भी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं, यानी अमेरिका में काम कर रही हैं, अगर वो अब कॉन्ट्रैक्ट विदेश की कंपनियों को देती हैं किसी भी कार्य को करने का, तो हम 25% टैरिफ उन पे लगाएंगे। ये लगभग उसी तरह की बात है जैसे आपका कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बिल लाता है कि अगर हमारी कोई भी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट देके कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क में किसी फॉरेन व्यक्ति से काम करा रही है तो 25% टैरिफ लगाएंगे उस काम पर। अब आप समझ सकते हो कि यार आदमी विदेश में, यूएस की कंपनियां हमारे देश की टीसीएस हो गई, इंफोसिस हो गई, इन कंपनियों से काम क्यों कराते हैं? क्या उनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर उतने अच्छे नहीं है? अरे हमसे तो बहुत अच्छे हैं भाई उनके पास, वो तो आईटी में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। तो फिर हमें काम क्यों देते हैं वो? हमें काम इसलिए देते हैं क्योंकि हम सस्ते में काम करते हैं भाई। उनके यहाँ जो कीमत आती है, अगर उनके यहाँ किसी चीज को काम करने की कीमत 100 रुपए आती है तो हम 30 रुपए में निपटा देते हैं, इसीलिए वो हमारे देश में हमको काम देते हैं। लेकिन अगर आप उस पर 25% टैरिफ ऐड करने लगोगे तो वो चीज तो खराब है ना। तो ये चीज आईटी सेक्टर के लिए बेहद खराब है। और कोई भी फ्रीलैंसिंग वर्क है, ये मतलब ओवरऑल काफी खराब चीज है, क्योंकि भारत में जो बीपीओ का कल्चर है उसके लिए भी खराब है, आईटी सेक्टर के खिलाफ है। अब देखिएगा जरा आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि ये खबर खराब है तो आप आईटी पे जरा गौर फरमाएं, और मैं इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूं। तो आप एक चीज नोट करोगे कि मेरे दोस्त आईटी तो सुबह से ही गिर रहा था, ऐसा नहीं है कि आईटी अचानक से आखिरी एक घंटे में गिरा, वो तो सुबह से गिर रहा था। लेकिन क्या निफ्टी के साथ ऐसा था क्या? नहीं भाई साहब, निफ्टी तो आखिरी आधे घंटे में गिरा है, आखिरी एक घंटे में गिरा है, 2:30 बजे के बाद गिरा है। लेकिन आईटी सुबह से गिर रहा था, तो ये खबर सुबह आ चुकी थी और सुबह से बाजार आईटी सेक्टर को छोड़ के मजबूत था। तो फिर निफ्टी गिरा क्यों? क्योंकि इस खबर से तो नहीं गिरा है, खबर सुबह की है, तो गिरा क्यों? उसी कारण से जो हम और आप जानते हैं क्या है। बिग प्लेयर्स के पास बड़ा पैसा है और उनकी पोजीशन वो फंसने देते नहीं है। तो ये सिंपल मामला है, किसी बड़े व्यक्ति का पोजीशन फंसा होगा, किसी बड़ी प्लेयर का पोजीशन फंसा होगा, उसने खींच दिया बाजार। कैसे खींच दिया? उसके पास बड़े बड़े शेयर होंगे। रिलायंस देखिए कब से गिरना शुरू किया है, 2:30 बजे के बाद। एचडीएफसी बैंक देखिए कब से गिरना शुरू किया है, 2:30 बजे के बाद। आईसीआईसी बैंक कब से गिरना शुरू किया है, 2:30 बजे के बाद। उसने डंप कर दिया। आईटी तो सुबह से कमजोर था, लेकिन लास्ट की जो एक घंटे की गिरावट है वो एक्सपायरी के पहले मार्केट को अपने हिसाब से चलाने का काम है, जिसे कुछ लोग अच्छी भाषा में इंडेक्स मैनेजमेंट कह देते हैं, जैसे कुछ लोग थोड़ी बुरी भाषा में मैनिपुलेशन कह देते हैं। और इसके अलावा कोई शब्द है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी कहने लगूंगा। तो समझिए ये वही मामला है जो आप समझ रहे हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। आइए टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हुआ क्या है, आज की गिरावट से बाजार में अपर विक रिजेक्शन बनी है। मतलब बाजार पिछले 3 दिन से अटेम्प्ट कर रहा है
3 दिन देखोगे अटेम्प्ट कर रहा है कि मैं ऊपर जाके टिकूं, ऊपर जाऊं, 25,000 के आसपास जाऊं, लेकिन कोई आता है बाजार को पीट देता है और नीचे गिर जाता है। तो क्या ये बहुत खराब है? नहीं, बहुत खराब नहीं है, क्योंकि गिरता भी नहीं है। नीचे लोअर विक भी है, ऊपर अपर विक भी है। इसका मतलब क्या है? बाजार रेंज से निकलने के लिए तैयार है ही नहीं, मना कर रहा है रेंज से निकलने के लिए। और कल के सत्र में भी अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई खबर नहीं आती है, ध्यान रखना इस समय खबर का बहुत ही ज्यादा रिस्क है। आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि खबर क्या आएगी, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह देगा, तो बाजार उस पर रिएक्ट कर जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम ये ट्रंप से रिलेटेड न्यूज फैक्टर को हटा दें और सिर्फ जितने आंकड़े हैं हमारे पास सिर्फ उसको देखें, तो बाजार में कल भी कुछ ऐसा बहुत बड़ा हो जाएगा उसकी संभावना है नहीं, क्योंकि दोनों तरफा पोजीशन फंसाई हुई है ट्रेडर्स ने और रेंज बना के रखा हुआ है, और बहुत टाइट रेंज है। टाइट रेंज से निकलने के लिए जरूरी है कोई न्यूज आ जाए जो ट्रिगर करा दे, या तो शॉर्ट कवरिंग करा दे या लॉन्ग अनवाइंडिंग करा दे। लेकिन क्या हम इस बात को प्रिडिक्ट कर पाएंगे? असंभव है, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? खबर पे ही ये चीज होगा, या तो आपको स्क्रीन पे बैठ के देखना पड़ेगा कौन से लेवल निकलेंगे, वरना कल का बाजार बिल्कुल आपको पेशेंस आपका टेस्ट कर देगा, रेंज में फंसा रहेगा। कभी आपको लगेगा गिर रहा है, नीचे से पलट जाएगा, वो तोड़ रहा है, ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ रहा है और वहां से नीचे आ जाएगा। बिल्कुल मतलब ऑप्शन सेलर वाला काम हो जाएगा कल। अभी के आंकड़े ऐसे ही हैं, और टेक्निकल भी आपको यही कह रही है। नीचे बाजार कुछ क्रिटिकल लेवल है, जैसे 24,500 काफी क्रिटिकल लेवल है, उसको तोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ऊपर 25,000 है, उसको तोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ये मैंने आपको एक बड़ी रेंज बताई है, लेकिन कल के लिए रेंज अगर निकालनी है तो ऑप्शन चेन पे चलना पड़ेगा। और ऑप्शन चेन एकदम पागलों वाली ऑप्शन चेन है। मतलब ये ऑप्शन चेन के बारे में मैं क्या कहूं, हर 100 पॉइंट पे 1-1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, और मतलब बायर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, सेलर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों बस ऑप्शन बेचे पड़े हैं, कह रहे हैं भाई बाजार कुछ नहीं करेगा, मैं ऑप्शन की प्रीमियम खाता जाऊंगा। और यही खतरा होता है, एक दिन बाजार फोड़ देता है, लेकिन किस दिन फोड़ेगा वो तो पता नहीं है। बट मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं यार? 24,800 पे देखो, 24,800 एट द मनी हुई? नहीं हुई, वैसे टेक्निकली नहीं हुई, बट ठीक है मान लो अभी 24,800 पे देखो, लगभग 1,25,00,000 कॉन्ट्रैक्ट तेजी के साइड है, 1,30,00,000 कॉन्ट्रैक्ट मंदी के साइड है। क्या है ये बात? बराबर हो गए। 24,700 पे देखो, तेजी के साइड 1,30,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 24,600 देखो, 1,20,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 24,500 देखो, 1,40,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है। ऊपर चले जाओ, 24,800 पे 1,30,00,000 है। 24,900 पे 1,80,00,000 है। 25,000 पे 2,20,00,000 है। कहाँ जाओगे आप? इतनी ज्यादा पोजीशन है, कहाँ जाओगे? कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए कल कृपा चाहिए किसी खबर की, और खबर के बेसिस पे हम नहीं काम कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि बिल्कुल पैक्ड है मामला, बिल्कुल पैक्ड दोनों ही तरफ से। ये स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल की स्ट्रेटजीज बना के रखा है ऑप्शन सेलर ने। अभी FIDI आंकड़े पे भी आते हैं, तो वहां पे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल पुट कॉल रेशियो 0.9 है, ये भी कुछ बताने में असक्षम है आपको, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है। आज निफ्टी 50 में 50 में से 23 शेयर ऊपर थे और 27 शेयर नीचे थे, ये भी असक्षम है, बराबर है। आप मिड कैप स्मॉल कैप चला जाओ, निफ्टी 500, वहां एक शेयर बढ़ रहा था तो लगभग एक शेयर गिर रहा था, वहां पे भी बराबर है। मिड कैप स्मॉल कैप ½ % से नीचे ही तेजी थे, ये भी न्यूट्रल है, सब न्यूट्रल है। इंडिया विक्स के बारे में बस एक चीज हर बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, ये भैया 10.8 पे ये ले डूबेगा एक दिन। ये एक दिन बहुत मारेगा ये, अब किस दिन मारेगा पता नहीं फिलहाल, लेकिन इसका इतिहास मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये 10 के आसपास टिकेगा नहीं, बहुत बुरा झटका देगा। और ये झटका ज्यादातर बायर्स को लगेगा, यानी बाजार के ज्यादा फॉल करने की संभावनाएं होती है जब विक्स इतना कम हो जाता है। 10 के आसपास टिकने वाला नहीं है। लेकिन ये बात कब है, कब के लिए ट्रू है? ये लंबे समय में, ये कभी भी हो सकता है, इसके बारे में बता नहीं सकते कि ये कब होगा। इसीलिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है, इसीलिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है। पर ये विक्स एक दिन झटका दे देगी, मैं बार बार हर बार कह रहा हूँ, पता है देगी। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ 10 के नीचे। लेकिन खैर अभी क्या बात करें, FIDI की बात करते हैं। FI ने कैश मार्केट में 2,200 करोड़ बेचा है। फिर मतलब ये तो पागल हो चुके हैं FI, बिल्कुल पागल, दिमाग खत्म। क्यों?
2200 करोड़ बेचा। आप कहोगे इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, इतना क्या रिएक्ट कर रहे हो? नहीं, रहने दीजिए। फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 9 करोड़ की खरीदारी है, इग्नोर कर देंगे। स्टॉक फ्यूचर में जबकि 1200 करोड़ खरीदा, आप कहोगे यार ओवरऑल आंकड़े बहुत अच्छे हैं, क्या बुरा है, आंकड़े तो अच्छे हैं। फ्यूचर में लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होने वाले हैं। पिछली सीरीज में इतना ज्यादा शॉर्ट करके बैठे थे, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बहुत ज्यादा रोल ओवर है, उसके बाद इस सीरीज में पिछली सीरीज का भी रिकॉर्ड तोड़ने पे आ गए हैं, उससे भी ज्यादा शॉर्ट करके बैठ गए। क्या चाहते हैं ये भाई, इतना ज्यादा शॉर्ट। ऊपर से ऑप्शंस में भी आप देखोगे तो ऑप्शंस में अगर आज देखोगे तो थोड़ी सी कॉल बाय की एफआईआई ने, लेकिन यही खुशी आपकी खत्म हो जाएगी जब मैं बताऊंगा जो हमारे, जो मैं कहता हूं सबसे स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, प्रोप्राइटरी, उसने ऑप्शन बेचे हैं। तो देखिएगा जो बड़े ट्रेडर्स हैं, डीआईआई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, डीआईआई तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता और किसी के लिए नहीं करता। डीआईआई का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 3000 करोड़ खरीदा है, आप कुछ नहीं फर्क पड़ता है डीआईआई का। न्यूज वाले देख रहे हो ना, कितना गिन रहे थे, 20 दिन 25 दिन 30 दिन से डीआईआई खरीद रहे तो क्या हुआ, बाजार बढ़ गया? नहीं बढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डीआईआई से नहीं बढ़ेगा, हमें चाहिए एफआईआई की तरफ से कार्य। और जो बड़े ट्रेडर्स हैं, अगर मैं ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो एफआईआई खरीदा है ऑप्शन, हल्का सा ओवरऑल शॉर्ट बैठा है, लेकिन कल के लिए ऑप्शन खरीदी है, थोड़ी सी अपनी शॉर्ट कम की है ऑप्शंस में, फ्यूचर में नहीं, कंफ्यूज मत करिएगा, मुश्किल मामला है। फ्यूचर में शॉर्ट बराबर है, ऑप्शन में थोड़ी कम की है। प्रोप्राइटरी ने ऑप्शन भी बेच दिए हैं। तो दो बड़े ट्रेडर को ही समझ नहीं आ रहा बाजार किस साइड है, दोनों एक साथ नहीं कार्य कर पा रहे, तो हम और आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं होने वाला, और होगा भी तो न्यूज के बेसिस पे होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो बिल्कुल स्क्रीन में आंखें गड़ा के बैठेंगे, वो अलग काम है। बट ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा मुझे बाजार से फिलहाल इसमें कोई भी उम्मीद है नहीं, तो कुछ करने जैसा नहीं है। कल के सत्र में मैं आपको एक चीज बोल दूंगा, 24,825 के ऊपर बाजार को थोड़ा सा सुबह सुबह ही टिकना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, 24,800 के नीचे बना रहा, तो एक बार फिर 24,650 तक, 24,600 तक फिर जाने का हल्का फुल्का रास्ता बनता है। अब इतने छोटे छोटे पॉइंट के लिए मैं इसको कोई मूव नहीं मानता, ये कहूंगा भी नहीं कि आप अटेम्प्ट करो, लेकिन 24,800 की इंपॉर्टेंस है, थोड़े से बुल ट्रैप हो जाएंगे। और 24,800 के ऊपर गया तो भाई 24,900 25,000 तो तोड़ने में कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए, वो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सुबह 24,800 के नीचे है या ऊपर है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और सुबह सुबह खुलते ही नहीं, 15 से 20 मिनट की जहां पे कैंडल क्लोज होती है उस पे ध्यान दीजिएगा कि कहां पर है। नीचे क्लोज हो रही है तो थोड़ा सा आपको 24,700 पहले जाने का रास्ता खुलता है, 24,700 24,650 तक का रास्ता फिर ओपन होने लगता है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।